तो बच्चों हम आपको 11 जनवरी के मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चन हैं जो बच्चों को दिक्कत कर रहे थे, वो आपको मैं मतलब बताने वाला हूँ। ठीक है ना बच्चों? तो ये क्वेश्चन है, आपको पढ़ते हैं। ठीक है ना? इसमें थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग मतलब ये थोड़ा लंबा तरीके क्वेश्चन है, पर मतलब आप समझोगे तो आराम से कर लोगे। ठीक है ना बच्चों? तो इसका तरीका लंबा तरीका लगाने का है, पर आप इसको आराम से समझ के कर सकते हो। ठीक है ना? देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि दो स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति एक्स दूसरे व्यक्ति वाई से 5 घंटे कम समय लेता है। ठीक है ना? जिसकी औसत गति एक्स की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति आवर कम है। यात्रा को पूरा करने के लिए वाई द्वारा लिया गया समय क्या है? देखिए, हम लोग दूरी दिया है डी। डी क्या दिया? डी दिया है 1200 किलोमीटर। ये हमें जो आंसर आया है वो लिख लिया ताकि हमारा गलत आंसर है तो हमको पता चल जाए। ठीक है ना? देखिए, दूरी दिया है 12 जो दोनों के लिए समान है, दोनों समान दूरी तक तय करते हैं एक्स और वाई। ठीक है ना? तो हम देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक्स दूसरे व्यक्ति वाई से 5 घंटे कम समय लेता है। जो एक्स है वो वाई से 5 घंटे कम समय लेता है। तो हमने पहले मानते हैं वाई द्वारा लिया गया समय क्या है? टी। वाई द्वारा लिया गया समय क्या है? टी। तो क्या बोला? एक्स दूसरे व्यक्ति वाई से 5 घंटे कम समय लेता है। तो जो एक्स है वो वाई से 5 घंटे कम समय लेता है। तो एक्स द्वारा लिया गया समय क्या क्या हो जाएगा? टी माइनस 5, क्योंकि जो एक्स है वो वाई से 5 घंटे कम समय ले रहा है। यहाँ दिया है ना, एक्स दूसरे व्यक्ति वाई से 5 घंटे कम समय लेता है। तो हमने मान लिया कि वाई द्वारा लिया गया समय टी है, तो एक्स द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा? टी माइनस 5, क्योंकि ये 5 घंटे कम समय ले रहा है। आगे देखते हैं। जिसकी औसत गति एक्स की तुलना में 40 किलोमीटर कम है। मतलब क्या? जो वाई है उसकी जो गति है वो एक्स से 40 किलोमीटर मतलब कम है। जो वाई है उसकी एक्स से गति 40 किलोमीटर कम है। हम लोग मान लेते हैं एक्स की गति क्या है? एक्स, सॉरी एस, ये एस है। हमने मानते हैं कि एक्स की गति क्या है? एस। तो यहाँ क्या बोला है कि वाई की औसत गति एक्स की तुलना में 40 किलोमीटर कम है। तो एक्स की गति एस है, तो वाई की गति क्या हो जाएगी? एस माइनस 40 हो जाएगी, क्योंकि 40 कम है। और कई लोग को यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे कि जिसकी, यहाँ बोला है कि जिसकी औसत गति एक्स की तुलना में कम है। तो आप यहाँ प्रश्न आगे देखिएगा कि एक व्यक्ति एक्स दूसरे व्यक्ति वाई से 5 घंटे कम समय लेता है, जिसकी औसत गति लास्ट में जिसका बोलता है उसी का होता है। और यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर एक्स दिया है कि जिसकी औसत गति एक्स की तुलना में। तो किसकी गति? यहाँ पर तो दो ही लोग हैं, एक एक्स एक वाई। तो यहाँ पर एक्स की तुलना में गति किसी की कम होगी? वाई की होगी ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स का नाम दे ही दिया है। तो हम यहाँ बोला है कि एक्स की तुलना में 40 किलोमीटर कम है। तो हमने मान लिया कि एक्स की जो गति है वो एस हो गई। तो वाई की गति 40 कम है, तो इसकी गति क्या हो गई? एस माइनस 40। अब देखिए, हमको प्रश्न हमको क्या निकालना है? वाई द्वारा लिया गया समय क्या है? हमको टी का मान निकालना है। तो हम इससे ऐसा समीकरण बनाएंगे। तो आप देखिएगा कैसे बनाएंगे। ये सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, सूत्र होता है। तो इसमें रखेंगे, तो पहले हम रखेंगे एक्स के लिए। जब एक्स जा रहा है, जब एक्स दूरी तय कर रहा है 1200 किलोमीटर, तब क्या है? 40। तो चाल क्या है? एक्स की चाल है एस। दूरी कितना तय कर रहा है? 1200 किलोमीटर। समय कितना? एक्स समय कितना ले रहा है? टी माइनस 5। ये हो गया। ठीक है ना? अब हम देखेंगे वाई के लिए। जब वाई जा रहा है, जब वाई तय कर रहा है दूरी, तब उसके लिए चाल क्या है? वाई के लिए चाल क्या है? वाई के लिए चाल है एस माइनस 40। ठीक है ना? एस माइनस 40 चाल है वाई के लिए। दूरी क्या है? इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है ना? और दूरी सेम है दोनों की, दोनों सेम दूरी तय कर रहे हैं 12 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है वाई को? टी समय। देखिए, अब हमें क्या समय ज्ञात करना है, टी का मान ज्ञात करना है। तो हम जो एस है, दोनों एस को मतलब कि एक तरफ सिंगल कर देंगे, ताकि हम मतलब कि समीकरण को बराबर करके लिख सकें। ठीक है ना? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, 40 को इधर भेज देंगे, 1200 टी प्लस 40 हम लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना? अब ये क्या हो गया? ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, समीकरण 1 से समीकरण 2 को तुलना करेंगे हम लोग। दोनों तरफ एस है। जब दोनों तरफ बच्चों एस है, तो हम इसको और इसको बराबर अपने आप मतलब लिख सकते हैं। इसको और इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 2 से बराबर करने पर, ठीक है ना बच्चों, 1200 बट्टे टी माइनस 5 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? 1200 बट्टे टी प्लस 40। ये हो गया। अब यहाँ से हम सॉल्व करके
टी का मान निकाल लेंगे हम। इसीलिए जो एस है, देखिए अगर अगर यहाँ से हमको पूछता, मान लीजिए कि पूछता कि चाल बताइए, चाल मैं हमको पूछता कि एस का मान बताइए, कि एक्स की चाल बताइए, तो हमें यहाँ पर पता क्या करते हैं हम लोग, ये जो हम यहाँ पर ऐसा करते कि मतलब कि टी बराबर, जैसे यहाँ पर एस बराबर ये हुआ है ना, हम लोग इसको इधर करके फिर मतलब केवल हम लोग टी बराबर इधर टी हम लोग एक साइड करते हैं, बाकी सारा चीज़ एक साइड कर देते हैं। वैसे यहाँ पर भी हम लोग टी एक साइड करते हैं, बाकी चीज़ एक साइड कर देते हैं। तब यहाँ पर जो तब हम लोग यहाँ पर एस का मान निकालते हैं इसी तरीके से, पर हमको टी का मान निकालना है, इसीलिए हमने एस को एक साइड किया ताकि टी इसमें रहे और टी इसमें रहे, ताकि दोनों को बराबर करके बाद हम लोग सॉल्व करके टी का मान निकालें, ठीक है ना। और चलिए हम इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 1200 टी माइनस 5, इसका इसमें गुणा करते हैं, क्या होगा 1200 प्लस 40 टी। बच्चों यहाँ पर ना द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है ना। इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे, क्या होगा 1200 टी बराबर, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका टी का गुणा पहले दोनों में करेंगे, क्या आएगा 1200 टी प्लस यहाँ क्या होगा 40 टी स्क्वायर। और फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस 6000, फिर माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस क्या होगा 200 टी, ये हो गया। अब देखिए बच्चों ये 1200 टी कट जाएगा, ये तो ये जो कट जाएगा, बचा क्या, ये सारे को हम लिख लेंगे, हम लोग इस सारे को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 40 टी स्क्वायर और माइनस 200 टी माइनस 6000 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से 40 कॉमन लेंगे, 40 कॉमन लेंगे, टी स्क्वायर माइनस 5 टी और यहाँ पर हमारा आएगा कॉमन लेंगे 40, तो हमारा 150 आएगा बराबर 0। 40 इधर जाके क्या मतलब कि ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस 5 टी माइनस 150 बराबर 0। अब यहाँ से हम द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे, क्या होगा टी स्क्वायर माइनस, देखिए आप लोग को पता होगा जब यहाँ माइनस होता है तो हम इसको बीच वाला जो होता है इसको माइनस में तोड़ते हैं ना, इसको माइनस में तोड़ेंगे हम लोग, क्या 10 आपको द्विघात समीकरण बच्चों आता होगा, ठीक है ना। हम लोग मैं बता देता हूँ, हम लोग इसको ऐसे तोड़ते हैं इसको कि दोनों का मतलब जिन दो संख्याओं में तोड़ेंगे उसका गुणा करने पर जो यहाँ संख्या है वो आए। तो हमने इसको 15 10 में तोड़ लिया है, तो 15 का 10 में गुणा करेंगे तो बच्चों 150 आएगा, ठीक है ना। यहाँ टी आ गया और माइनस 150 बराबर 0। तो टी स्क्वायर माइनस 15 टी प्लस 10 टी, क्योंकि माइनस गुणा हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 150 बराबर 0। टी यहाँ से टी हम लोग देखिए हम इसमें से टी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा टी माइनस 15, यहाँ से हम लोग प्लस 10 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा टी माइनस 15 बराबर 0। तो एक बच्चों एक क्वेश्चन में क्या आएगा, एक क्वेश्चन में आएगा टी प्लस 10 और एक क्वेश्चन में क्या आएगा टी माइनस 15 बराबर 0। हम लोग यहाँ बाकी लिख देते हैं। तो जब हम मान लीजिए इसको मतलब इधर करके 0 कर देंगे तो क्या आएगा टी प्लस, हम ऐसे कर देते हैं, तो टी प्लस 10 बराबर 0, तो टी बराबर क्या आएगा -10। तो टी का मान यहाँ माइनस है, जबकि समय माइनस में नहीं, समय जो है वो माइनस में कभी नहीं आएगा ना, तो मतलब कि ये मान नहीं ले पाएंगे। तो ये वाला देखते हैं, टी माइनस 15 बराबर 0, तो टी का मान क्या आ गया, टी 15 हो जाएगा तो क्या आएगा 15। ये हमारा ये आंसर है, क्योंकि ये वाला तो ये वाला तो माइनस में आ रहा है, तो माइनस में होगा नहीं, टी वाला 15, ये हमारा बच्चों आंसर होगा। बच्चों ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, पर अगर आप अच्छे से समझोगे तो बच्चों इसको आराम से कर लोगे ना। बच्चों इसको मैंने शॉर्ट में कोई तरीका खोया पर इसका मिला नहीं, मतलब इसका मेरे को यही तरीका यही लगा इसका, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका यहाँ पर द्विघात समीकरण बन जा रहा है, इसलिए प्रश्न लंबा हो जा रहा है। पर अगर आप इसको एक बार अच्छे से मतलब समझ लोगे बच्चों ना, तो इसको आप जल्दी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को समझने में कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, पहले जो दिया मैंने उसको आराम से पहले नोट कर लिया। पहले क्या दिया है, एक्स दूसरे व्यक्ति वाई से 5 घंटे कम समय लेता है, तो मैंने मान लिया कि वाई द्वारा लिया गया समय टी है, तो एक्स द्वारा समय क्या हो जाएगा t-5, क्योंकि बोला है कि एक्स है वो वाई से 5 घंटे कम समय लेता है, तो t-5 मान लिया। फिर बोला है कि जिसकी औसत गति एक्स की तुलना में 40 किलोमीटर कम है, मतलब कि जो वाई है उसकी औसत गति एक्स की तुलना में 40 किलोमीटर कम है। तो पहले मतलब कि हमने मान लिया कि एक्स की जो गति है वो एस है, तो वाई की गति 40 किलोमीटर कम है, तो वाई की गति क्या हो गई एस माइनस
40 हो गई, ठीक है ना। अब हम क्या कर लिए, अब हम दोनों दोनों बारी बारी से तय कर रहे हैं। तो पहले मान लिया कि जब जब एक्स जा रहा है तब क्या होगा, 4 बराबर दूरी बटे समय से। तो एक्स के लिए चाल क्या है, हमने यहाँ लिखा है एक्स के लिए चाल है एस। तो अब दूरी क्या है 12 किलोमीटर। और फिर ये सेकंड बच्चों बगल में मोबाइल उसका फ़ोन आ रहा है ना बच्चों। तो हमने ये कर लिया। अब देखिए कई बच्चे ना यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि मतलब कि क्या मतलब कि किसके बराबर यहाँ पर समीकरण कैसे बनाना है। देखिए तो पहले हमने ये लिख लिया। तो पता क्या होता है, जो हमको ज्ञात करना होता है अब वो उसको हम मतलब उसको हम इस साइड लिखते हैं, और जिसको हमको मतलब ये मान लीजिए कि हटाना है उसको हम अकेले लिखते हैं। देखिए इस समीकरण में से हमको किसको हटाना है, हमको एस को हटाना है, हमको टी का मान चाहिए। तो हमको एस को हटाना है, तो हमको एस को अपन मतलब एक हट कर देंगे क्योंकि हमको टी का मान चाहिए। वैसे देखिए ये जो जब हम वाई का किए थे तो इसमें भी हमको एस को एक साइड कर देंगे, जिसको हटाना होता है उसको हम एक साइड कर देंगे, ठीक है ना। तो हम एस को एक साइड करके ये सारा लिख दिए हैं। फिर इस समीकरण 2 का और 1 का तुलना करेंगे। देखिए एस एस अकेले साइड है, मतलब क्या, मतलब ये तो जब एस एस बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। हमने इसको मान लीजिए हम इन दोनों को पूरा बराबर करके लिख लिया ऐसे ही। फिर इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो मान बच्चे ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। बिना टेंशन के आपको स्माइल करते हुए अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना बच्चों। हाँ बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोग मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, लेकिन फिर मैं क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया। फिर आप लोग क्वेश्चन देख करके समझ जाना कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। मिला लेना कि क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन क्या है, 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 6 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं। एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। पता बच्चों इस टाइप को क्या करना है। देखिए आपको ये मतलब आप ये दिमाग में रखना ना कि अगर पुरुष मान लीजिए कोई काम करता है और महिला कोई काम करती है, मतलब दोनों अगर समान कार्य कर रहे हैं तो दोनों द्वारा किया गया कार्य समान होगा। मतलब कि ये बस देखिए यहाँ क्या बोला, दोनों वही काम करते हैं। बस वही है कि 5 पुरुष वही काम 12 दिन में करते हैं और 6 महिलाएं वही काम 20 दिन में करती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि मान लीजिए पुरुष की क्षमता क्या है, हम लोग मान लेते हैं P। और महिला की क्षमता मान लीजिए महिला की क्षमता क्या है, हम लोग मान लेते हैं M, ठीक है ना। देखिए क्या है, मान लीजिए कि ये पुरुष कितना कर रहे हैं, 5 दिन काम कर रहे हैं। तो 5 पुरुष मतलब क्या, 5 पुरुष काम कर रहे हैं 5 दिन तक, सॉरी 5 पुरुष का काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन तक। और ये तो मतलब ये क्या होगा, ये टोटल पुरुषों द्वारा किया गया काम हो गया, तो ये जो जितना काम कर रहे हैं उतना काम महिलाएं कर रही हैं, मतलब महिला द्वारा किया गया काम मतलब इनके काम के बराबर है, ठीक है ना। अब महिलाएं कितनी हैं, 6 महिलाएं कितने दिन काम कर रही हैं, 20 दिन तक काम कर रही हैं। बस इसको हमको सॉल्व करके निकालना है, ठीक है ना। देखिए 5 पुरुष काम कर रहे हैं 12 दिन तक, 6 महिलाएं काम कर रही हैं 20 दिन तक। बस हमको ऐसे ही इस टाइप के प्रश्न को ऐसे ही करना है, ठीक है ना बच्चों। अब इसको हम लोग करते हैं कि इसका हम लोग P और M का हम लोग यहाँ से हम लोग अनुपात निकालते हैं। क्या हो गया, 12 पच्चीस 60 P और यहाँ पर क्या हो गया 20, क्या हो गया 6 दूनी 12 120 M। यहाँ काटते हैं, क्या हो गया 2 बार में कटेगा, तो P बटे M, मान लीजिए ये M नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर 2:1 आ जाएगा ना। एक यहाँ से हम यहाँ पर एक अपने आप नीचे होता है, ये हो जाएगा। मतलब क्या, एक पुरुष एक दिन में 2 काम कर रहा है और एक महिला एक दिन में 1 काम कर रही है, ठीक है ना। मतलब ये पुरुष एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक महिला एक दिन में 1 काम कर रही है। अब हम टोटल काम हम कैसे निकालेंगे, चाहे आप P का मान इसमें रख दीजिए, चाहे आप M का मान इसमें रख दीजिए, दोनों का मान समान ही आएगा। तो P का मान हम इसमें रखते हैं। तो मैं यही ना टोटल काम है जो पुरुष कर रहा है, यही ना टोटल काम है जो महिला कर रही है। तो हम लोग पुरुष जो टोटल काम में रखते हैं, टोटल काम क्या है 5 है और P का मान क्या है 2 है और यहाँ क्या है 12। क्या हो गया 12 दूनी 24, 24 पच्चीस 120 है ना, हाँ 120 काम टोटल है, ठीक है ना। अब चाहो तो आप इसमें भी 1 का मान रख कर सकते हो। जब आप इसमें M का मान 1 रखोगे 1 हो गया, अब 20 है 120, तभी काम 120 आएगा, ठीक है ना बच्चों। टोटल काम क्या है 120। अब क्या बोला है, एक पुरुष और एक महिला उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। अब फिर 2 उसके साथ एक महिला भी काम करेगी, तो एक महिला एक दिन में कितना काम कर रही है, 1 काम कर रही है, तो प्लस 1, दोनों मिलकर एक दिन में क्या 3 काम करेंगे, एक दिन में 3 काम करेंगे। तो 120 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 120 बट्टे 3 कितना काम 40 दिन उसको लगेगा, दोनों को मिलकर करने में लगेगा, ठीक है बच्चों। टोटल काम हो गया 120, उसको करने में उनको 40 दिन लगेगा।
क्योंकि एक पुरुष एक दिन में 2 काम कर रहा है और एक महिला एक दिन में एक काम करी, दोनों को जोड़ लेंगे, एक दिन में किया गया काम क्या होगा 3, तो 120 काम करने का क्या 40 दिन। पता इस टाइप करना, पता इस टाइप में एक प्रश्न आता है, जब नहीं आता है कि मतलब कि 4 पुरुष और 5 महिला किसी काम को इतने दिन में करते हैं, और फिर मतलब 3 पुरुष और 10 महिला उसी काम को इतने दिन में करते हैं, नहीं होता इस टाइप का प्रश्न होता है। तो उस टाइप प्रश्न को भी हम ऐसे करेंगे। मान लिया क्या, मान लिया कि 4 पुरुष प्लस 3 महिला एक काम को कितने, मान लीजिए कि 10 दिन में करते हैं, तो हम यहाँ पर 10 क्या लिखेंगे, 10 दिन यहाँ लिखेंगे। फिर बोला कि उसी काम को 3 पुरुष, ठीक है ना, और फिर 5 महिला 15 दिन में करते हैं, तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों। फिर इसको सॉल्व करके फिर हम लोग पी और एम का अनुपात निकाल देंगे। जब वैसे आता तभी हम उसको भी इसी तरीके से करेंगे जैसे इसको किए हैं, ठीक है ना बच्चों। अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे को बहुत ज़ोर से मतलब कि 1 नंबर आ रहा है बच्चों कोई नहीं, पर आपको क्वेश्चन बता के जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी यार। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक घड़ी को, ठीक है ना, 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, इसे 3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा। तो बच्चों इस टाइप क्वेश्चन कुछ नहीं करना। देखिए मैंने बोला ना कि आपको जो मतलब कि जो भी हानि होती है वो हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। जो हमारी हानि होती है वो हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो हमने क्या माना हमारा क्रय मूल्य क्या है 100 है, जो यहाँ पर क्या है 2000 में उसको बेच रहा है, उसको 20% की हानि हो रही है। मतलब 100 का उसको 20% की हानि, मतलब क्या वो कितने में बेच रहा है, वो उसको 80 में बेच रहा है, तभी ना उसको 20% की हानि हो रही है। मतलब क्या, उसको 80 में बेच रहा है तभी 20% की हानि हो रही है। मैंने क्या बताया, हानि बराबर क्या हमारा क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, जब हानि तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, ठीक है ना। तो हमारा क्रय मूल्य 100 और बेच कितने में रहे हम, उसको हमारा ये विक्रय मूल्य, हाँ हानि कितनी हो रही है, 20 की हानि हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे तो हमारे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हमारा 80% आ जाएगा, 80%। अरे देखिए जितने में बेचते हैं हमारा वही विक्रय मूल्य होता है। तो इसको कितने बेच रहे हैं, इसको 2000 में बेच रहे हैं, तो हमारा जो हमारा 80% हमारा विक्रय मूल्य ना, मतलब क्या 80 का मान दे दिया है 2000। तो हम यहाँ से 100 का मान, हमारा क्रय मूल्य का मान निकालेंगे। पहले हम 80 गुणे 100 का मान निकालेंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 4, 20 मतलब 80 और 25, 20 रुपये से 100 यहाँ से काटेंगे हम, 4 25 20, हमारा क्या आ गया, ये 500 आ गया। 500 का 5 गुणा करेंगे क्या 2500, हमारा क्रय मूल्य क्या आ गया 2500, हमारा क्रय मूल्य 2500 हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ से मतलब समझोगे। देखिए क्या हुआ कि वो 20% हानि के 20% हानि पर वो मतलब उसको बेच रहा है, ठीक है ना। तो उसको कितनी बेच रहा है, उसको 80 बेच रहा है, तभी ना उसको 20% की हानि हो रही है। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, उसको 80 बेच रहा है तभी 20% की हानि हो रही है। यहाँ से हम 100% का मान निकालेंगे, हमारा क्रय मूल्य क्या 2500। आगे क्या बोला है, इसे 3000 में बेचने पर उसे कितना % लाभ होगा। तो 25 का सामान है, उसको 3000 बेच रहा है, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको 500 का प्रॉफिट हो रहा है, तभी ना 2500 का सामान 3000 बेच रहा है, उसको 500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या बोला है, वो प्रतिशत लाभ पूछा है, ठीक है ना। तो फिर लाभ देखिए, ये इसका परसेंटेज जो लाभ है वो क्या परसेंटेज में आया है, तो हम इसको परसेंट निकालेंगे। तो 500 लाभ हो रहा है, किस पे लाभ, किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है लाभ हानि। तो हमारा क्रय मूल्य क्या 2500 यहाँ गुणे 100 बच्चों, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग यहाँ काट 2 0, अब 25 दूनी 50, क्या हमारा क्या आ गया 20% हमारा बच्चों लाभ है आ गया, ठीक है ना बच्चों। हमारा आंसर 20%, ठीक है ना बच्चों। बस कुछ नहीं, इसमें ये आपको यही समझना है, ठीक है ना बच्चों। प्रश्न समझे बच्चों, कोई भी कैसा भी प्रश्न हो, मान लो आपको लगे कि ये ऐसा प्रश्न है, बार नहीं पूछूंगी, मतलब पूछूंगा, ठीक है ना। मतलब ये बिल्कुल ध्यान में रखना, आपको जितनी बार पूछना उतनी बार पूछना, ठीक है ना। आपके सर बताने के लिए बैठे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं जब बच्चों को पढ़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, ठीक है ना, अपने बच्चों को पढ़ाने में। तो स्माइल करते हुए दांत दिखा तो पढ़ लेना, ठीक है ना। ऐसे दांत ई करके पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं आगे के प्रश्न में, ठीक है ना बच्चों। ये प्रश्न देखते हैं, ये भी प्रश्न मतलब ये प्रश्न बच्चे हमारे कर सकते हैं। आप बोलोगे ना भाई ये इस टाइप के क्वेश्चन है, मैं आपको मतलब कुछ क्वेश्चन जो इस टाइप के आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, मतलब कुछ 5-10 क्वेश्चन मतलब अलग से लिख करके, अलग से वीडियो ला करके ये चुना वाला आपको बता दूंगा, पर आप मुझे बताना, ठीक है ना बच्चों, कि मतलब आपको बताना कि नहीं। तो फिर हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार
572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। सभी मतों को वैध मानते हुए डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ क्या बोला है, जो एक उम्मीदवार है उसको 72% मतलब टोटल 100% वोट है, तो उसमें से उसको 72% वोट मिल रहा है ना, ठीक है ना, और वो 572 मतों से वो जीत रहा है। तो मान लीजिए वो 72% वोट पा रहा है, तो 100% में से जो बाकी के वोट हैं वो जो जो चुनाव हार रहा है उसको मिल रहे हैं ना। तो हम लोग 100 में से 72 घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 28%। मतलब क्या कि 72% वोट जीतने वाला पा रहा है, जो जीत रहा है वो पा रहा है, और जो हार रहा है वो कितना पा रहा है, वो 28% वोट पा रहा है। ये वो 28% वोट पा रहा है, ये 28 है, ठीक है ना। तो देखिए, और ये जो जीत रहा है वो कितने परसेंट, वो कितने वोटों जीत रहा है, 572 वोटों से। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये जो हार रहा है ये कितने परसेंट वोटों से हार रहा है। तो हम लोग 72 में से 28 घटाएंगे, देखेंगे कि कितने परसेंट वोटों से हार रहा है। या 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पर क्या है 6 में से 2 जाएगा 4, 44, मतलब क्या 44% वोटों से हार रहा है। और यहाँ कितने 572 वोटों से हार रहा है, मतलब क्या जो 44% वोटों का मान है वो 572 है, क्योंकि यहाँ पर दिया है 572 वोटों से हार रहा है, और ये यहाँ पर हमने निकाल लिया कि वो 44% वोटों से हार रहा है, क्योंकि वो इसको मिला है 72% वोट, इसको मिला 28% वोट। तो ये हम इसमें से इसको घटा लेंगे, हमारा आ गया 44% वोट। मतलब क्या, इसको 44% वोट ज़्यादा मिला है, क्योंकि मतलब कि ये जितने वोटों से हार रहा है, मतलब कि उतना ज़्यादा वोट इसको मिला है, मतलब इसको 572 वोट इसको ज़्यादा मिला है, और यहाँ परसेंटेज कितना 44% ज़्यादा मिला है। तो हमारा 44% का मान क्या हो गया 572। हमको यहाँ पर क्या पूछा है, डाले गए मतों की कुल संख्या, मतलब 100% का मान पूछा है, तो 44% का मान 572 है, तो हमको 100 का मान निकालना है 100% का, ठीक है ना। यहाँ से काटते हैं, देखिए 11 कटता है, 11 चौक 44, और यहाँ से 11 55 55 बचा 2, 22 11 दूनी 22, यहाँ से काटेंगे 13 चौक 52, 13 आ गया। अब 13 का 100 में गुणा करेंगे बच्चों, हमारा क्या हो गया 1300, हमारा कुल मतों की संख्या बच्चों आ गया, जो हमारा आंसर है, ठीक है ना बच्चों। तो इस टाइप के प्रश्न को आपको ऐसे ही करना, ठीक है ना, और इससे भी अच्छे से प्रश्न आते हैं, तो आप बोलोगे मैं उसको मतलब आपको और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है ना। अब प्रश्न समझने में कोई भी दिक्कत होता है आपको बताना, ठीक है ना। मेरे हाथ काले आते हैं यार, मैं काला नहीं हूँ बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। देखते हैं ये क्या दिया है, ये दिया है एक मालगाड़ी, ठीक है ना, 5 किलोमीटर पर हावर और 10 किलोमीटर पर हावर की चाल से समान दिशा में चल रहे 2 लड़कों को क्रम से 21 सेकेंड और 24 सेकेंड में पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करिए। मालगाड़ी की लंबाई इसको मीटर में ज्ञात करना, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल थोड़ा हाथ हिल रहा है, ठीक है ना, 1 सेकंड, थोड़ा देर से मोबाइल पकड़ा हूँ ना, 1 सेकंड। ठीक है बच्चे, हम लोग को क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है कि एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे 2 लड़कों को 21 सेकेंड और 24 सेकेंड में पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए मैंने आपको ये पहले मैं मतलब बता देता हूँ इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या बोला कि अगर ट्रेन है, ठीक है ना, अगर 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है ना, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर एक ट्रेन की, इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, पर घंटा पर आवर, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जा जाती हैं तो हमारा क्या होता है, जो हमारा सापेक्ष चाल होता है वो दोनों को घटा के आता है। तो इसका 20 है, इसका 15 है, तो जो हमारा जो ये ज़्यादा वाली स्पीड ट्रेन है इसको आगे इसको कौन सी चाल आगे लेके जाएगी, जो इसका ज़्यादा है, मतलब क्या इसका 5 किलोमीटर आज ज़्यादा है, तो सापेक्ष चाल का 5 किलोमीटर पर आवर से ये इसको क्रॉस कर जाएगी आगे, ठीक है ना। मैंने यही बोला आपको, ठीक है ना। और मैंने ये भी बताया आपको, मान लीजिए कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है ना, तो अगर कोई ट्रेन जा रही है, मान लीजिए कोई ट्रेन अगर मान लीजिए यहाँ कोई खंभा है, यहाँ कोई खंभा है, तो ट्रेन जब खंभे को पार करेगी तो उसके लिए जो मतलब जो दूरी होगी वो ट्रेन की जो लंबाई है वही दूरी होगी। मान लीजिए खंभा है, ठीक है ना, अब ट्रेन मान लीजिए यहाँ तक आ चुकी है, ये बोलता है कि जब ट्रेन इसको पार करेगी तो कितना दूरी तक, मतलब कि कितना सेकंड पार, तो कितना सेकंड में पार की तो यहाँ पर जो दूरी हम लेते हैं, ट्रेन यहाँ पर है, तो ट्रेन ऐसे चलेगी, तो ये जो ट्रेन की पूंछ है, जब ट्रेन की पूंछ यहाँ पर आ जाएगी और ये ट्रेन यहाँ तक आ जाएगी, तभी नहीं इसको पार करेगी। तो ट्रेन ने इसको पार करने में कितना दूरी तय किया, मतलब कि जितनी ट्रेन की लंबाई है उतना दूरी तय किया कि नहीं। क्योंकि मान लीजिए ये ट्रेन का मुंह है, ट्रेन यहाँ पर आई, तो ट्रेन जब मान लीजिए पूरा पार कर लेगी, ट्रेन का पूछ यहाँ तक आ जाएगा ऐसे, तब मैं ट्रेन पार करेगी। मतलब क्या, ट्रेन की जितनी लंबाई है ट्रेन उतना दूरी तय किया तब इसको पार किया है। यही आपको मैं मतलब समझाना चाहता हूँ। पता क्या, जब ट्रेन किसी खंभे को पार करती है या फिर किसी पत्थर को या फिर किसी इंसान को पार करती है,
तो ट्रेन जो दूरी तय करती है, उसकी जितनी लंबाई होती है ट्रेन उतनी दूरी तय करती है, ठीक है ना बच्चों। और मान लीजिए अगर ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, ठीक है ना, या फिर ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है, तो वहाँ पर ट्रेन की खुद की लंबाई और जो ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी उसकी लंबाई दोनों जुड़ जाती है। मान लीजिए ये ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है, मान लीजिए ये मान लीजिए 16 ट्रेन है, ये 15 चल रही है और ये पीछे से आ रही है, यहाँ से ये ट्रेन यहाँ से ये 20 है, तो ये ट्रेन कब इसको पार कर पाएगी? पहले ट्रेन मान लीजिए ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी, फिर इसकी लंबाई तय करे। मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन चलते हुए आई और ट्रेन मतलब कि यहाँ तक आ चुकी है, तो क्या ये ट्रेन अपनी लंबाई तय की उस यहाँ तक, फिर जब इसकी लंबाई तय करके यहाँ तक आएगी तब ना इसको पार करेगी। मतलब क्या, ट्रेन ने अपनी लंबाई भी तय की और इसकी लंबाई तय की। तो जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को मतलब पार करती है, तो जो कुल दूरी तय करती है वो दोनों ट्रेन की लंबाई तय करती है। इसी तरीके से सुरंग भी होता है, इसी तरीके से सुरंग भी है। ये ट्रेन नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर सुरंग है, तो सुरंग के लिए भी ऐसा होता है कि जब किसी ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है, तब भी जो ट्रेन की लंबाई होती है, सुरंग की लंबाई होती है, वही कुल दूरी होती है, ठीक है ना। पर जब किसी इंसान या खंभे को पार करती है, तो केवल क्योंकि इंसान की लंबाई तो मतलब कि लगभग नगण्य है, उसकी लंबाई क्या, उसकी मतलब कि जो दूरी है उसकी नगण्य है, क्योंकि बेचारा पतला सा इंसान है, पतला सा खंभा है, पतला सा मेरी तरह इंसान है, तो उसकी चौड़ाई क्या है, लगभग नगण्य है ट्रेन की अपेक्षा में। तो वहाँ पर दूरी नहीं आती, वहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई होती है वही कुल दूरी होती है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला लगेगा और ये वाला लगेगा, ठीक है ना बच्चों। ये प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पैर में झुनझुनी पकड़ लिया बच्चों। तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न आपको, एक सेकेंड में पैर सही कर लूँ, ठीक है, बताता हूँ आपको, ठीक है ना। देखते हैं अब यहाँ पर क्या है, देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोला कि जो मालगाड़ी है वो दो लड़के हैं, उनको पार कर रही है। तो जिसमें से एक लड़के की चाल क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे लड़के की चाल क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं कि मान लेते हैं जो ट्रेन है वो ट्रेन की चाल क्या है, एस, ट्रेन की चाल क्या है, एस, ये ट्रेन की चाल है, ठीक है ना बच्चों। तो फिर जब ट्रेन इस आदमी को पार करेगी तो किस चाल से पार करेगी, तो वो तो मतलब कि क्योंकि इसकी भी चाल है, तो क्या, तो जैसे यहाँ पर सापेक्ष चाल लगा है कि मान लीजिए ये इंसान है जो जा रहा है, जैसे ट्रेन आ रही है वो भी जा रही है, तो इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है एस है, तो क्या दोनों के घर जाएगी, ट्रेन की स्पीड इससे ज़्यादा होगी तभी नहीं इसको पार करेगी। तो यहाँ पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, पहले लड़के के लिए सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, S-5, ठीक है ना। उसके बाद फिर जब दूसरे लड़के को पार करेगी तो उसी तरीके से इसको भी पार करेगी, तो दूसरे लड़के के लिए सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा S-10, ये हमारा हो जाएगा S-10, ठीक है ना बच्चों। अब उसके बाद फिर क्या बोला है कि वो जो पहले लड़के को वो 21 सेकंड में पार करती है। और ये आपको ध्यान देना, ये जो चाल है ये चाल क्या है, ये चाल उसमें है क्या बोलते हैं, किलोमीटर प्रति आवर में है, पर ये जो समय ये सेकंड में दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम अब ये 5/18 से गुणा करके हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो हम लोग यहाँ से 5/18 का हम इसमें गुणा कर लेते हैं, इसमें भी कर लेते हैं, ताकि ये मीटर पर सेकंड में आ जाए, ठीक है ना बच्चों। तो सापेक्ष चाल ये हो गया, इसका सापेक्ष चाल ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए वो क्या है, ट्रेन की लंबाई समान है, ट्रेन की लंबाई क्या है, डी है। मान लीजिए ट्रेन की लंबाई जो है वो लंबाई है डी, ट्रेन की लंबाई क्या है, डी। यहाँ मालगाड़ी की क्या पूछा है, लंबाई पूछा है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, डी, ठीक है ना। अब जैसे हमने वहाँ पर समीकरण बनाया था उस वाले जो पहले प्रश्न में, वैसे यहाँ पर ही बनेगा। तो हम देखिए क्या हम लोग क्या होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, यही हमारा सूत्र होता है। तो जब हमारा पहले लड़के को लेंगे हम, तो पहले लड़के को लेंगे हम जब, तब चाल बराबर क्या होगा, तब चाल क्या है पहले लड़के के लिए, ये है पहले लड़के के लिए चाल क्या है, S-5 और 5/18 चाल ये है, और फिर दूरी की क्या है, D है, और फिर समय क्या है, समय कितना ले रहा है पहले लड़के के लिए, 21 सेकंड ले रहा है, ठीक है ना, 21 सेकंड समय ले रहा है। फिर ऐसे ही दूसरे लड़के के लिए हम लेंगे, दूसरे लड़के के लिए इसके लिए चाल क्या है, S-10, और इसको बदलने के लिए 5/18 से इसमें गुणा कर दिए हैं, और बराबर डी क्या है, दूरी है, और कितना समय ले रहा है, तो 24 सेकंड समय ले दूसरे लड़के के लिए। अब देखिए जैसे मैंने नहीं वहाँ बताया
कि जिसको हमको हटाना है उसको हम लोग एक साइड अकेले कर देंगे। हमको यहाँ क्या लंबाई, हमको डी का मान निकालना है। हमको डी का मान निकालना है मतलब क्या, हम यहाँ पर एस को अकेले कर देंगे और बाकी चीज़ को इधर कर देंगे, क्योंकि हमको डी का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एस को पहले हम लोग इसको इधर लेके आएंगे। तो देखिए हम पहले के लिए करते हैं। तो पहले हम जो है उसमें हम एस को अकेला करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एस माइनस 5, इसका गुणा इसमें जाएगा, इसका गुणा इसमें जाएगा, इसका गुणा इसमें हो गया 18D और बीच बटे 21 बटे 105। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर एस बराबर क्या हो जाएगा 18D 105। और ये क्या है, ये माइनस इधर आएगा, -5 तो +5, ये बच्चों ये हो जाएगा। फिर यही दूसरे के लिए करेंगे हम। तो ये हैंड राइटिंग खराब जाती है, ठीक है ना बच्चों, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरे के लिए क्या है, ये है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, s माइनस 10 बराबर 18 गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ पर भी 18D और बट्टे 24 बच्चे 120 और s बराबर क्या हो जाएगा 18D 120 और प्लस 10। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ठीक है ना बच्चों। अब इसको बच्चों हम ना दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको दूसरे पेज पे लिख रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। इसको दूसरे पेज पे लिख रहे हैं, क्या है, s बराबर 18D बट्टे 105, s बराबर 18D बट्टे 105 और प्लस 5। और यहाँ ये समीकरण 1 वाला है, और समीकरण 2 क्या है, s बराबर 18D बट्टे 120 प्लस 10, यही है ना, ये समीकरण 2 है। देखिए यही है ना, हाँ यही है बच्चों, ठीक है ना, कभी से दो। अब देखिए, अब ये दोनों s बराबर है, तो हम इसको और इसको हम बराबर कर लेंगे। क्या है 18D बट्टे 105 और प्लस 5 बराबर 18D बट्टे 120 प्लस 10। हम लोग ये कर लिए बच्चों। अब इसका इसमें गुणा करेंगे। अब हमें यहाँ इसको सॉल्व करके हम लोग डी का मान निकालेंगे। तो 18D प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या आएगा हमारा 525 बट्टे 105। यहाँ भी 18D प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, हमारा क्या आएगा बच्चों 1200 आ जाएगा बट्टे 120। यहाँ से इसको हम लोग काटते हैं, इसको काटते हैं हम लोग 5 से काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 का 21 आएगा। यहाँ 5 काटेंगे तो क्या आएगा 5 दूनी 10, यहाँ 24 आएगा। फिर यहाँ काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 8 24, ठीक है ना। क्या आएगा 7 आ गया, 8 आ गया। अब 8 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे और 7 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे। तो 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 18 8 बजे क्या होता है 18 8 144, 144D और प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 5 40, 4 आ जाएगा 25 8 200, लगभग हमारा ये आ जाएगा 4200, ठीक है ना। अब 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 18 8 144, तो 18 7 बच्चे क्या होता है 14, लगभग होता है बच्चे 126 होता है ना शायद, हाँ 126 होता है, 126D, ठीक है ना। अब ठीक है ना बच्चों, ये हो गया। अब 7 गुणा इसमें करके 12 सत्ते क्या होता है 12 बटे 96, तो मतलब 12 सत्ते 84 होता है। तो ये हमारा 8400 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो 144D माइनस 126D बराबर 8400 माइनस 4200। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 18D, यहाँ घटाएंगे इसको हम, तो पहले 4 बजे घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4400, फिर 200 घटाएंगे लगभग वही 4200 बचेगा, 4200। अब हम इससे भाग करेंगे, देखते हैं जाता कि नहीं। क्या होगा 18 दूनी क्या होगा बच्चों 18 दूनी 36, फिर क्या बचा, पहले हम लोग 2 काटते हैं, 9 से कटेगा नहीं बच्चों, ऐसे करते हैं D बराबर 4200 बट्टे 18, यहाँ काटते हैं 2 9 18, यहाँ काटते हैं 2 दूनी 4, 2 यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 21 हो गया हमारा D बराबर 2100 बट्टे 9। हमारा देखते हैं हमारा बच्चों हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 233 बट्टे 1। हम इसको हम लोग इसमें इसका इसमें गुणा करके देखते हैं उतना आता कि नहीं, ठीक है ना बच्चों। क्या देखते हैं
एक सेकेंड, ये 3 से कट, ये 3 से कट जाएगा, 700 बट्टे बचेगा क्या 3, ठीक है ना बच्चों। इसका गुणा करते हैं, देखते हैं 233 क्या होगा। 233 हमारा होगा ऐसा कि 200 हमारा 33 क्या होगा, 3 दूनी 6, लगभग 699 बच्चे। हाँ ठीक है ना, जब हम इसको पूरा भाग करेंगे देंगे तो हमारा आंसर बच्चों यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। यही प्रश्न थोड़ा लंबा है, पर जैसे मैंने पहला प्रश्न बताया वैसे ये भी है, इसको आपको संग्रह बना के करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी समझने में दिक्कत होगा ना, तो बच्चों आप लोग प्लीज़ मतलब मेरे को अच्छे से बताइएगा, ठीक है ना। ये भी प्रश्न सेम वैसे ही जैसे पहला प्रश्न था, मतलब लंबा प्रश्न नहीं है, अगर समझने में कोई भी दिक्कत होगा इस टाइप के प्रश्न को तो बताइएगा, मैं आपको फिर से और अच्छे से मतलब बताऊंगा, ठीक है ना। और आपको और अच्छे से मतलब स्माइल करते हुए बच्चों दांत दिखाते हुए पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल मतलब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके सर आपको बताएंगे, सर आपके हर क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि इस बार हम लोग जीडी बच्चों करके दिखाएंगे, ठीक है ना। जीडी करके दिखाएंगे तो फिर और अच्छे से खाते पीते रहना है बच्चों। आप लोग पता पढ़ाई के चक्कर में ना खान पान मतलब भूल जाते हो, ठीक है ना। और मैं देखता हूँ जब एग्जाम मतलब कुछ भी होता है तो बच्चे 2 ही टाइम खाना खाते हैं, 2 ही टाइम। और कई बच्चे होते हैं ना कि वो 4 बजे खाना खा लेंगे, 4 PM पे, फिर रात को उनको भूख नहीं लगेगी। नहीं बच्चों, टाइम से खाना खाते रहना, क्योंकि भोजन कम नहीं, बॉडी वॉडी मतलब बनाते रहना, ठीक है ना। गोलू मोलू एकदम हो के रहना है, ठीक है ना बच्चों। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।